हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लॉज टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है अब बहुत ही थोड़े से दिन रह गए हैं, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो चुकी होगी और आप सब लोग अपने रिवीजन के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, बिकॉज लर्निंग जो है ना वो सिर्फ एक लर्निंग से नहीं होगा। सारी चीज़ें आप जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, उसके उतने ज़्यादा आपको कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा आपका जो है रिटेंशन पावर बनेगी। ठीक है, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ आपकी रिटेंशन पावर, यानी कि एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, आपने पढ़ लिया, याद कर लिया, ठीक है, हो गया, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में अगर वो आपके दिमाग में रिकॉल ही नहीं कर पाए आप, तो आप उसको नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो रिकॉल करना बहुत अहम रखता है। ठीक है, अहमियत रखता है। ओके, तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे। दैट इज, डोंट टॉक, जस्ट एक्ट, डोंट से, जस्ट शो, एंड डोंट प्रॉमिस, जस्ट प्रूव। मतलब इन तीनों बातों का एक ही मतलब है कि आप कोई भी चीज़ ना बोल के उसके ऊपर कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो चीज़ मत कीजिए। ठीक है, आपने जो करना है आप वो करके साबित कर दीजिए कि देखो मैंने ये करना था और ये मैंने कर लिया। ओके, क्योंकि आप किसी को बोलने में, समझाने में उतनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, हो सकता है अगला बंदा आपको डिमोटिवेट कर दे। ठीक है, हो सकता है कि वो आपकी बात को समझे भी ना। ठीक है, और बाय एनी चांस अगर 0.0001% भी कोई ऐसी बात हो गई कि आप वो चीज़ नहीं अचीव कर पाए, तो जिसके सामने आपने बोला था ना वही पर्सन आपको फिर ताने मारने लगेगा, तू तो बड़ी बातें कर रहा था, तू तो ये कर देगा, वो कर देगा, क्या किया तूने, है ना। तो इसलिए बेटर है बी क्वाइट, एक्ट इन साइलेंस। ठीक है, जब हो जाए तब बताना कि ये था मेरा प्लान और जो मैंने अचीव कर लिया। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मॉक टेस्ट 2 जो है हम डिस्कस कर रहे हैं आज। ठीक है, मॉक टेस्ट 2 का पैसेज 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्लॉज टेस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मॉक टेस्ट 2 का पैसेज 2 डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पैसेज है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर। ठीक है, इंडिया का क्या स्टैंड है और इंडिया कैसे एक इम्पॉर्टेंट देश बन गया है इस वॉर के अंदर, जिसमें इंडिया का कोई रोल नहीं है, बट स्टिल इंडिया एक इतना महत्वपूर्ण देश बन गया है अब कि सारा दारोमदार अब इंडिया के कंधों पर है। जिस पक्ष पे इंडिया होगा और सारे देश लगे हुए हैं इंडिया को अपनी तरफ करने के लिए कि तुम हमारी तरफ आ जाओ जी, हमारी तरफ आ जाओ। ठीक है, तो दिस शोज द वैल्यू ऑफ पावर। इफ़ यू हैव द पावर, कल को सब आपके पीछे झक मार के आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद फर्स्ट हम क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द पॉसिबल रीजन बिहाइंड मेकिंग इंडियाज रोल इन यूक्रेन। यहाँ पे द नहीं आएगा। द क्यों नहीं आएगा? बिकॉज इंडिया एक नाउन है। ठीक है, और ऐसा नाउन है, इंडिविजुअल है एक तरीके से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा द। इंडियाज रोल इन यूक्रेन वॉर मोर रेलिवेंट देन अदर कंट्रीज। बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा कारण है जो इंडिया का जो रोल है उसको महत्वपूर्ण बना देता है यूक्रेन वॉर के अंदर। ठीक है, कि इतना महत्वपूर्ण कि अदर कंट्रीज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे यूएस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त इंडिया का रोल हो गया है इस तरीके से। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बातें हैं? तो इंडिया का रोल में मैंने बताया कि हम इस पूरे पैसेज में यही डिस्कस करने वाले कि इंडिया इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो वहीं पे हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, आंसर्स मिलेंगे। What steps India are taking to spare itself from Katsa sanction to purchase Russian S-400 systems? अब काटसा सैंक्शन क्या है? ये एक सैंक्शन है जो अमेरिका इम्पोज करता है। कोई भी उनका ट्रेडिंग डेज होगा ना, जिस भी देश के साथ में वो किसी भी तरीके का इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो अमेरिका उनके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है, उनके अधिकार में है। अब वो सैंक्शन किस तरीके से लगाएगा? वो इस तरीके से लगाएगा कि हमारे देश में यहाँ से कोई भी सामान नहीं आएगा। अब आपको पता है अमेरिका कितना बड़ा देश है। ठीक है, इट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब इंडिया के कितने बच्चे कनाडा, यूएस यहाँ पे जा रहे हैं, अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अगर इंडिया के ऊपर अगर सैंक्शन लगा देता है अमेरिका, तो सोचो अब कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो उससे अपने आप को बचाने के लिए इंडिया ने कौन से स्टेप्स लिए?
ठीक है, कि उनके ऊपर काटसा सैंक्शन ना लगे, ठीक है, और वो रशिया से S-400 सिस्टम भी परचेज कर सकें काटसा सिस्टम को ना लगा के, क्योंकि इस वक्त आपको पता है यूएसए जो है वो यूक्रेन की साइड ले रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में, ठीक है, तो इस साइड में यूएसए है, तो अब वो चाहते हैं कि इंडिया इस तरफ में आए, लेकिन इंडिया रशिया से बहुत ज़्यादा मेजर रूप में ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है, तो और रशिया ने बहुत सारे जगहों पे इंडिया का सपोर्ट करा, तो इंडिया ने अभी तक रशिया के अगेंस्ट में कोई भी ना टिप्पणी करी है ना कोई स्टैंड लिया है, ओके। तो अब जाहिर सी बात है कि इंडिया के ऊपर काटसा सैंक्शन वो लगा सकते हैं, तो उससे बचने के लिए उसको हटवाने के लिए कि हम रशिया से S-400 लेना चाहते हैं और आप हमारे ऊपर ये ना लगाएं, काटसा सैंक्शन ना लगाएं, तो उसके लिए क्या कदम उठाए इंडिया ने, ओके। अकॉर्डिंग टू पैसेज, what action is possible to be taken against Russia by the West to inhibit Russia's continuous aggression on Ukraine? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार क्या एक्शन, पॉसिबल एक्शन है कि रशिया के अगेंस्ट वेस्ट के लोग, अब ये वेस्ट के जो देश है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो रशिया के अगेंस्ट ये एक्शंस लेंगे जिससे कि हो सकता है रशिया जो यूक्रेन के ऊपर कंटिन्यूसली हमला करे जा रहा है, एग्रेसिव हो रहा है, वो कम हो जाए या वो थोड़ा नीचे आ जाए या फिर वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसे कौन से पॉसिबल स्टेप्स हैं, उनका कुछ चर्चा की होगी वहाँ पैसेज में, हमें वही देखने हैं, ठीक है। From what it can be inferred that the West follows the double standard policy in Ukraine war. बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी बात से हम ये कह सकते हैं कि पश्चिमी देश जो है वो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी लगाते हैं, पॉलिसी खेल रहे हैं यूक्रेन वॉर के ऊपर, ठीक है। अब डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी कैसे हो सकती है? देखो, ये भी हो सकता है कि यूएसए का तो आपको पता है रशिया के साथ में 36 का आंकड़ा है ना। अब क्योंकि बेशक हो सकता है कि इस वक्त यूक्रेन उनको गलत दिखाई दे रहा हो, बट क्योंकि उनको रशिया को नीचे दिखाना है या नीचे हराना है, इस चक्कर में वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको पता है कितनी भारी मात्रा में यूक्रेन की तबाही हो चुकी है, कुछ बचा भी नहीं है इस वक्त तक, बट स्टिल वॉर कंटिन्यू है। और आपको लगता है कि सिर्फ यूक्रेन की अकेली आर्मी इतने बड़े रशिया की आर्मी के अगेंस्ट वॉर कर सकती थी? नहीं, उनको बैक सपोर्ट है, किनका? बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जो रशिया के एकदम कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, उनसे। तो कुछ भी डबल स्टैंडर्ड हो सकता है, हमें वो पढ़ना है, यहाँ पे दिया होगा कि किस तरीके के डबल स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज, ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। 40 days into the war in Ukraine, बोल रहे 40 दिन होने के बाद, जो यूक्रेन रशिया का वॉर है उसके 40 दिन बीत जाने के बाद, India's role appeared to be more relevant than other countries may have expected. बोल रहे इंडिया का रोल बड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट, बड़ा ज़्यादा रेलेवेंट सामने आया है, इतना रेलेवेंट हो गया है कि जितना बाकी देशों ने उम्मीद भी नहीं की होगी, ठीक है, इतना इम्पॉर्टेंट हो गया इंडिया का रोल इस पूरे मसले पर। एविडेंट फ्रॉम द स्ट्रीम ऑफ डिग्निटरीज फ्रॉम ओवरसीज ओवर द पास्ट 2 weeks। और ये किस बात से जाहिर हो जाता है? ये इस बात से जाहिर हो जाता है जो पिछले 2 हफ्तों में विदेशी डिग्निटरीज कौन होते हैं? पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जो होते हैं, ठीक है। तो बोल रहे पिछले 2 हफ्तों में जो उच्च पदाधिकारियों का विदेशों से तांता लगा हुआ है ना इंडिया में आने का, कि एक के बाद एक, और हो सकता है कि साइमल्टेनियसली एक ही दिन पे कई सारे देशों से आ गए। तो पिछले 2 हफ्ते में इतने डिग्निटरीज इंडिया में आए हैं, इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंडिया का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। मोस्ट वर फ्रॉम कंट्रीज दैट आर अ पार्ट ऑफ द US EU लेड सैंक्शंस रेजिम अगेंस्ट रशिया। ज़्यादातर जो डिग्निटरीज आए, ज़्यादातर जो उच्च पदाधिकारी आए, वो उन देशों में से थे जो कि पार्ट है, किसका पार्ट है? US यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन, जो इन दोनों देशों ने, इन दोनों जो संस्थाएं हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में बहुत सारे और यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं, ठीक है। तो इनके मिली जुली जो इनकी
नेतृत्व वाली जो सैंक्शन लगा रहे हैं ना, कि इनके नेतृत्व के अंदर जो जो भी देश आ रहे हैं और वो इसके रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की एक रेजिम का पार्ट है, ठीक है, उन देशों से आ रहे हैं लोग। अगर हो सकता है कि इनके अंडर में 16 कंट्रीज आ रही हो जो इनके साथ में हो सकता है 200 कंट्रीज हो जो इनके साथ में हो, तो इन सभी 200 कंट्रीज के लोग चले हुए हैं हमारे पास कि मान जाओ भाई, मान जाओ, हमारे साथ दे लो, ठीक है, ऐसे। देयर मैसेजेस वर 3 pronged, बोल रहे उनका जो ये मैसेज है, ठीक है, वो त्रिपक्षीय है, मतलब उनके तीन पहलू हैं उसके, जो भी वो बात कहना चाह रहे हैं उसके। सबसे पहला क्या है, आस्किंग इंडिया टू चेंज इट्स वोट एट द यूएन। इंडिया को सबसे पहले ये इस बात के लिए मनाना कि वो यूएन में अपना वोट चेंज कर ले। अभी तक इंडिया का क्या पक्ष है कि हम दोनों में से किसी का भी फैसला नहीं करें, दोनों में से किसी का भी पक्ष नहीं ले रहे, ठीक है। इंडिया ने अभी तक नो वोट वाला अपना रवैया अपनाया हुआ है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इंडिया का चेंज हो जाए, ये नो वोट वाला जो उनका तरीका है ना, इसको चेंज कर ले। where it has abstains from all resolutions critical of Russia's invasion। बोल रहे जहाँ पे उन्होंने किसी भी तरीके के रेजोल्यूशन जो कि रशिया के इन्वेजन के लिए ज़रूरी, मतलब रशिया के इन्वेजन के लिए बड़े ही क्रिटिकल साबित होंगे, उनसे बचा है, एब्सटेन किया है, मतलब अपने आप को बचाया है, यानी कि अपने आप को पीछे रखा है, ठीक है। दूसरा क्या है, टू रिक्वेस्ट दैट India not accelerate its purchases of Russian oil being offered at discount। वो बोल रहे हैं दूसरा उनका मसला ये है, दूसरा उनका पॉइंट ये है कि इंडिया को मनाना, इस बात के लिए राज़ी करना कि रशिया से जो वो ऑयल ले रहा है, जो अब उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, किसको, इंडिया को, उसको वो और ज़्यादा बढ़ाए ना। यानी कि अगर अभी हम रशिया से 100 गैलन डेली का ऑयल ले रहे हैं, तो अब हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि भाई 200 ले लें, 200 गैलन डेली का कर दें, क्या हर्ज है अगर डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो होता है ना हम लोगों को कि भाई डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, अपने रिजर्वायर्स भर के रख लेंगे, रिजर्वायर्स नहीं भर के रखेंगे तो जब तक हमें आ रहा है तब तक हम फ़ायदा उठाते हैं, उसका क्या मसला क्या है। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई अपने घर के लिए अच्छा ही सोचता है, ठीक है। तो वो इंडिया को इस बात के लिए मनाना चाहते हैं कि आप बढ़ाओ मत लो, चाहे लो भी मत, पर बढ़ाओ मत, ठीक है। थर्ड है एंड टू डिस्करेज इंडिया फ्रॉम यूजिंग द रूपी रूबल नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म्स। अब ये रूपी रूबल जो नेशनल करेंसी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म है, रूपी रूबल का जो मैकेनिज्म है, बड़ा महत्वपूर्ण है इंडिया रशिया के रिश्तों के लिए, ठीक है। तो इंडिया को इस चीज़ के लिए मना करना कि आप रूपी रूबल जो आपका मैकेनिज्म है, पेमेंट मैकेनिज्म है, उससे मत काम करो, उससे मत लो। अब इस रूपी रूबल का मतलब है, रूबल है रशिया की करेंसी, रुपी है इंडिया की करेंसी। अब होता क्या है, हमने किसी भी देश से व्यापार करना है, या तो हम उस देश की करेंसी के उस पर रहते हैं, ठीक है, बहुत कम ऐसा होता है, या फिर डॉलर में लेन देन होता है। हमें पता है मेजरली जो लेन देन होता है वो डॉलर में होता है, ठीक है, अमेरिकन डॉलर में। तभी तो अमेरिका इतना पावरफुल देश बना हुआ है, बिकॉज उसने अपना वर्चस्व इस तरीके से कहा है। अब देखो, राज सबसे ज़्यादा किसने किया, इंग्लैंड ने किया, लेकिन लेन देन हम इंग्लिश जो भी उनकी करेंसी है उसमें नहीं करते हैं, हम लेन देन किस में करते हैं, डॉलर में, और वो भी किस में, अमेरिकन डॉलर में, ठीक है। तो इस वजह से अमेरिका इतना स्टेबल है, इतना स्ट्रांग बना हुआ है, ओके। तो इंडिया और रशिया के रिश्ते इस तरीके के हैं कि एक ट्रीटी के आधार पर, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, उसके आधार पर इंडिया रशिया से डॉलर की बजाय रुपए में व्यापार कर सकता है, और रशिया इंडिया से डॉलर की बजाय रूबल में व्यापार कर सकता है, ठीक है। ये हम दोनों के बीच का द्विपक्षीय समझौता है, और इसके तहत पर ही हम अपना ट्रेड रशिया के साथ करते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, रूबल मजबूत है, ठीक है, रूबल मजबूत बना हुआ है। अब रूबल मजबूत बना हुआ है तो ये किसके लिए, यानी कि उनकी इकोनॉमी स्थिर है इस वक्त, है ना। तो ये किसके लिए चिंता का विषय है, उन देशों के लिए जो रशिया को गिराना चाहते हैं, उनके लिए चिंता का विषय है। तो वो इंडिया को मना कर रहे हैं कि आप रूपी रूबल जो करेंसी मैकेनिज्म है आपका, उसको मत इस्तेमाल करो, उससे आप हट जाओ। दैट कुड सबवर्ट बैक फिलिंग सैंक्शंस। अब बैक फिलिंग मतलब होता है, देखो आप एक समझो कि ये कोई इमारत है, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, इसमें फ्लोर्स बने हुए हैं।
अब इस फ्लोर में मतलब ये जो ग्राउंड है, आप इस फ्लोर में समझ लो कि इस फ्लोर में हमने कुछ कंस्ट्रक्शन हटाई, ठीक है, यहाँ पे कमरा बना हुआ था वो हटाया हटाया हटाया, तो अब ये हटा देंगे पूरा तो ये पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर पूरा इसका बेस हिला देंगे तो वो गिर जाएगी, गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये ज़रूरी नहीं है गिरी जाए, पर चांसेस ज़्यादा है। बट अगर हम एक एक करके हटा रहे हैं, यहाँ से मैंने कुछ हटाया बट उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे दूसरी स्टैंड लगा दिया, ठीक है, कुछ और बना दिया, यहाँ से मैंने कुछ रिमूव करा बट उसकी जगह पे मैंने दूसरा, तो ये क्या हो गया, एक होल बनाया बट उसको फिल कर दिया, यानी कि बैक फिलिंग हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि वो लोग तो इसके ऊपर सैंक्शंस लगाना चाह रहे हैं जिससे उनकी इकोनॉमी वीक हो, लेकिन क्योंकि इंडिया रूपी रूबल ट्रेड चलता है, तो वो उसको उस जो होल वो कर रहे हैं उनकी इकोनॉमी में, जो गड्ढा कर रहे हैं, छेद कर रहे हैं, वो वापस भर जाता है, तो इससे रशिया को ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए वो मनाना चाह रहे हैं कि ताकि उसको रोका जा सके, ठीक है। द मैसेजेस got sharper and more public as it became clear that New Delhi would also host, और बोल रहे कि ये जो इनके 3 मुद्दे थे, 3 मसले थे, 3 उनके मैसेज थे कि हम ये मतलब बातों के ऊपर आपसे जिक्र करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये और तीव्र होते गए और ज़्यादा पब्लिक होते गए। कब? जब ये साफ हो गया कि न्यू दिल्ली would also host Russian Foreign Minister Sergei Lavrov एंड ऑफिशियल फ्रॉम द वेस्ट। जब ये साफ हो गया कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो सर्गी लेवरोव है वो इंडिया आने वाले हैं, न्यू दिल्ली आने वाले हैं, ठीक है, और उनका स्वागत किया जाएगा, एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम द वेस्ट होप टू टर्न इंडियाज पोजीशन टू देयर साइड। लेकिन ये तो न्यू दिल्ली का हो गया, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स थे वो ये चाह रहे थे कि इंडिया हमारी तरफ को आ जाए, ठीक है। तो ये तब उनके मैसेजेस और स्ट्रांग होते गए, यानी कि तब उनकी विजिट्स ज़्यादा गंभीर हो गई, ज़्यादा विजिट्स होने लगे। हाउएवर द रेड कार्पेट वेलकम ही रिसीव्ड, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? सर्गी लावरोव की। कौन है वो? रशियन फॉरेन मिनिस्टर। बोल रहे हालांकि जो उनको बड़ा ही ग्रैंड वेलकम यहाँ पे दिया गया, इंक्लूडिंग अ कॉर्डियल मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर, और बड़ी ही एक मैत्रीपूर्ण मीटिंग जो हुई उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ में, appeared to make it clear that New Delhi is not amenable to the pressure। इसका मतलब ये है कि इससे एक बात साफ हो गई कि न्यू दिल्ली के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ा। अमेनेबल मतलब नहीं पड़ना, प्रभाव नहीं पड़ना, ओके। तो जो भी उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया इतने टाइम तक, उसका इंडिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। The External Affairs Minister S. Jaishankar and the Finance Minister also reinforced the position of the Indian national interest। और बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बात भी साफ कर दी कि हमारे पोजीशन क्यों है, क्योंकि ये हमारे देश के हित में है, ये हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, गिवन that European countries have yet to curtail oil intakes from Russia। बोल रहे, और इस बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि आप हमें तो बोल रहे हो कि आप रशिया से तेल मत लो, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी तक खुद नहीं रोक पाए अपने आप को तेल लेने से रशिया से, वो अभी खुद भी उससे तेल ले रहे हैं, ऑयल इनटेक ले रहे हैं रशिया से, तो आप हमें किस लिए बोल रहे हो? हमारे देश का फायदा, तो हम कैसे पीछे हट जाएं, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से उनको टैकल करा, जवाब दिया, ओके। It is likely that the US will make another attempt to veer the government off। अब यहाँ पे देखो, veer the government off, veer off इकट्ठा वर्ड होता है, ठीक है। अब इसमें बीच में बोला है तो veer off किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है, ओके। बोल रहे ये भी it is likely that US, और ये भी बड़ा ही स्वाभाविक है या पॉसिबिलिटी है कि US will make another attempt to veer the government off its chosen course, कि वो जो हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने जो एक रास्ता चुना है, इसको यहाँ से हटाए। तो ये किसकी कोशिश रहेगी? US गवर्नमेंट की, कि हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो वो किसी भी तरीके से हमें इस रास्ते से भटकाए, यानी कि अब हम रशिया का सपोर्ट करें तो हमें इस रास्ते से हटाया जाए। वेयर ऑफ करना मतलब रास्ते से हटाना, ठीक है।
अब ये वो नेगेटिव वाला रास्ते से हटाना नहीं है कि खत्म कर देना, फिनिश कर देना, जो टपोरी लोग बोल, मतलब फिल्म्स में हम विलन्स को सुनते हैं कि इसको अपने रास्ते से हटाना है, वैसे नहीं, मतलब डाइवर्ट करना, उनको अपनी तरफ करना। इट्स चोजन कोर्स when Mr. S. जयशंकर and डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट वॉशिंगटन। और ये कब किया, करने की कोशिश करी उनने, जब करने की कोशिश करेंगे जब मिस्टर एस जयशंकर और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह यूएसए जाएंगे फॉर द 2+2 मीटिंग्स, यानी कि मीटिंग्स का एक कुछ दौर चलेगा जिसमें वेयर अ पॉसिबल वेवर ऑफ काटसा सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया for the purchase of Russian S-400 systems will also be discussed, जहाँ पे हमारी तरफ से जो काटसा सिस्टम को काटसा सैंक्शन जो इंडिया के ऊपर लगाया गया है उसको वेवर करने की, यानी कि उसको माफ़ करने की, हटाने की, ठीक है, कुछ टाइम के लिए रिमूव करने की मांग की जाएगी। किस लिए, ताकि हम परचेज कर सके क्या, रशियन S-400 सिस्टम। इसके बारे में चर्चा होगी। अब देखो, जाहिर सी बात है, जब डिप्लोमेटिक मीटिंग्स होती हैं, डिप्लोमेसी जब डिस्कस होती है, तब यही होता है कि तुम्हारा फ़ायदा हम करेंगे, तुम हमारा फ़ायदा बताओ। अगर हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तो इसमें हमारा क्या बेनिफिट है, क्वेश्चन है उसके ऊपर। तो यूएस इस टाइम पे जब इंडिया जाएगा वहाँ पे बात करने के लिए कि भाई हमारे ऊपर से काटसा सिस्टम हटा दो, काटसा सैंक्शन हटा दो, हम रशिया से ये परचेज करना चाहते हैं, तब यूएस क्या करेगा, ठीक है हटा देंगे, तुम रशिया का साथ देना बंद करो, तुम उनसे तेल लेना बंद करो, तुम यूएन में उनके अगेंस्ट वोट करो, ठीक है। तो यूएस उस टाइम पे ये अटेम्प्ट करेगा। ओके, द यूएस इज ऑल्सो कीन टू स्क्वीज रशिया ऑन द मल्टीलेटरल स्टेजेस। बोल रहे यूएस बड़ा ही उत्सुक है, बड़ा ही जिज्ञासु है कि रशिया को वो निचोड़ दे, रशिया को बिल्कुल बैकफुट पे ला दे। कहाँ, मल्टीलैटरल, मतलब अलग अलग जगह से, यानी कि उनके ऊपर इकोनॉमिकली भी प्रेशर पड़ जाए, फाइनेंशियली भी प्रेशर पड़ जाए, उनके ऊपर मतलब सारे देशों का भी प्रेशर पड़ जाए, है ना। तो उसको हर तरीके से चौतरफा उसको घेरने की कोशिश, एक चक्रव्यूह में डालने की कोशिश करना चाहता है। विद प्रपोजल्स टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम द G20 समिट दिस ईयर। और उनने ये भी प्रपोजल किया है कि उसको, रशिया को G20 समिट में इस साल ना बुलाया जाए एंड सस्पेंड इट फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और उनको ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी बर्खास्त कर दिया जाए, ठीक है। यानी कि ये दो बहुत ही मुख्य प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों से उनको हटा दिया जाए, उनको वीक करने की कोशिश के मकसद से हो रहा है। While the government cannot be faulted for its refusal to bow to external pressure, बोल रहे हम गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर हम किसी भी तरह का द्वेषारोपण नहीं कर सकते, दोषारोपण नहीं कर सकते कि उन्होंने एक्सटर्नल प्रेशर के आगे झुके नहीं। तो इट मस्ट कंसिडर द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिमेनिंग फ्लेक्सिबल, लेकिन उनको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें रिजिड होके नहीं इन बातों के फैसले लेने कि नहीं जी हम तो रशिया का साथ देंगे, हम नहीं हटेंगे, क्योंकि हम ये तो देख रहे हैं कि रशिया से हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर यूएस ने इस तरीके के सैंक्शंस हमारे ऊपर लगा दिए तो हमें ट्रिपल नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रिमेनिंग फ्लेक्सिबल ऑन व्हाट इट स्टैंड both at the UN and in bilateral conversation is going to be, कि हमारा क्या रुख होगा जब हम यूएन में इस मसले के ऊपर बात करेंगे, या फिर जब द्विपक्षीय वार्तालाप होगी यूएस के साथ में या किसी अन्य देश के साथ में, तब हमें को फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा। क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि अगर उधर जाएंगे, हमें पहले ही पता है कि यूएस उस टाइम पे ये पॉइंट लेकर आएगा जब हम काटसा सैंक्शन डिस्कस करने जाएंगे। तो अगर हम पहले हम वहाँ पे जाके सीधा ही बोल देंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, तो हमारे ऊपर से काटसा सैंक्शन नहीं हटेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे काम आती है डिप्लोमेसी, क्योंकि हमें किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है आप हमें इसके लिए हटा दो, हम आप उससे ऑयल इंपोर्ट कम कर देंगे, ठीक है, हम पूरी तरह मना नहीं करेंगे लेकिन हम कम कर देंगे। या फिर आप ठीक है ये करो, हम वहाँ पे यूएन काउंसिल में जब अपना वोट करना होगा तब हम अपना वोट देंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम रशिया के अगेंस्ट देंगे, ठीक है, वो हमारा वोट हो सकता है हम यूक्रेन के अगेंस्ट दे दें, क्योंकि अभी तक तो इंडिया ने यूक्रेन के अगेंस्ट भी वोटिंग नहीं करी है, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से
किसी के ऊपर भी कुछ भी फैसला उनको डाइवर्ट करने के लिए कि हमारे ऊपर से सैंक्शन हटे, तो ताकि हमें इस तरीके से फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। गिवन द ग्राउंड सिचुएशन इन यूक्रेन बोल रहे हैं, जो अभी ज़मीनी हकीकत है उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल रवैया अपनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है यूक्रेन में जान माल का बहुत नुकसान हो चुका है। रिपोर्ट्स ऑफ ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस ब्लेम्ड ऑन द रशियन आर्मी, बोल रहे हैं इस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें कि गंभीर रूप से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन के इल्ज़ाम रशियन आर्मी के ऊपर लगे हैं। कुड चेंज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ द वॉर, बोल रहे इससे जो ये वॉर चल रहा है इसका रंग रूप बदल सकता है, यानी कि इसकी जो सूरत है वो बदल सकती है। एंड इंडियाज कॉल फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू द एलिगेशंस इज एन इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन। लेकिन अब देखो इंडिया ने कितना सही इसके ऊपर वो निकाला है। अब मेरे और किसी मेरे फ्रेंड की या कॉलीग की लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर कोई भी XYZ ब्लेम निकाल दूँ। अब जो मेरे सपोर्ट उसके जो दुश्मन हैं वो क्या करेंगे, वो मेरे साथ में आ जाएंगे, हाँ जी हाँ ये सही बोल रहे हैं मैडम, वो बंदा ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन कोई एक निष्पक्ष जो आदमी होगा वो यही बोलेगा ना कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी चाहिए। हमें, मैं इनको भी नहीं जानता, मैं उनको भी नहीं जानता, ना वो मेरे फेवरेट है ना ये मेरे फेवरेट है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस मसले का हल निकलना चाहिए और इनके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो इंडिया ने ये रवैया वहाँ पे दिया है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो जो रशियन आर्मी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इल्ज़ाम लगे हैं उनके ऊपर, और ये एक बड़ा ही मुख्य एक इंटरवेंशन है, यानी कि बड़ा ही मुख्य एक बीच में उनका रवैया है, ठीक है, रुख है। इन एडिशन द US एंड द EU आर लाइकली टू टाइटन इकोनॉमिक सैंक्शंस, बोल रहे हैं अब US और EU अब इकोनॉमिक सैंक्शंस टाइट करने वाले हैं, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर। As the current restrictions have not made Russia reconsider its course, क्योंकि अभी जो उन्होंने रशिया के ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उससे रशिया ने अपने जो भी एक्शंस हैं उनको दोबारा कंसीडर नहीं किया, उनसे पीछे नहीं हटा, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करने वाले हैं, ये इसके ऊपर और ज़्यादा कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने वाले हैं। विद रशिया अनलाइकली टू relinquish एरियाज ऑफ ईस्टर्न यूक्रेन, अब रशिया क्या करना चाहता है, रशिया वो जो हिस्से जो ईस्टर्न, जैसे ये यूक्रेन है, ठीक है, इसका जो ईस्ट वाले हिस्से जहाँ पे रशिया ने कब्जा किया, रशिया उनको नहीं छोड़ना चाहता। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने भी अपने सैनिक, इतने सारे सैनिक गवा के इतने दिन लड़ाई करके वो एरियाज हत्याएं, तो वो इतनी ईजिली तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। एंड इट्स वेस्टर्न राइवल नॉट लाइकली टू लेट अप देयर काउंटर मेजर्स, और जो उनके पश्चिमी देश जो उनके प्रतिद्वंदी हैं वो रशिया के अगेंस्ट जो उनके टैक्टिक्स चल रहे हैं कि हम ये सैंक्शन लगा देंगे, हम वो सैंक्शन लगा देंगे, हम इस देश को अपने पास कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, वो भी अपने टैक्टिक्स छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है, वो भी अपने तरीके छोड़ने वाले नहीं है। न्यू दिल्ली मस्ट रियलाइज दैट इट्स वैल्यू टू द टू साइड्स विल लास्ट व्हाइल इट रिमेन्स अनकमिटेड टू ईदर साइड। तो भारतीय सरकार को ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि हमारी, यानी कि भारत की वैल्यू तब तक ही है दोनों पक्षों में जब तक वो किसी का भी साथ नहीं दे रहे। जिस दिन उन्होंने अपना फैसला दे दिया कि हम जी रशिया का साथ देंगे या हम जी US का साथ देंगे, US का साथ देने की बात करी, रशिया अगेंस्ट हो जाएगा, एंटी हो जाएगा, रशिया का साथ देने की बात कर दी, US एंटी हो जाएगा। तो अभी जो हमारा ये फैसला है कि हम किसी का भी साथ नहीं दे रहे हैं, हम बस जो सही है उसका साथ दे रहे हैं, मतलब जैसे कि रशिया के अगेंस्ट अगर इल्ज़ाम लगे तो उन्होंने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की बात कर दी, ठीक है, यूक्रेन में हो सकता है हमने राशन पहुंचाया हो, ठीक है, तो दोनों पक्षों के लिए हम इक्वल देख रहे हैं, एक नज़र से देख रहे हैं, तब तक ही हमारी वैल्यू है। जिस दिन हमने अपना फैसला सुना दिया कि हम इनके पक्ष में हैं, उस दिन हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। दिस विल रिक्वायर having a keen eye on rapid developments in the theater of war, और इसके लिए जो हमने बात करी कि हमें अपनी अहमियत बनाए रखनी है, ठीक है, अहमियत कैसे होगी जब तक हमने किसी का भी फैसला नहीं लिया। तो अब इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि हम जो भी डेली बेस पे इस वॉर के अंदर
सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, ठीक है। कभी हो सकता है यूक्रेन का अपर हैंड हो, कभी हो सकता है रशिया का अपर हैंड हो, कभी हो सकता है दोनों ही बराबरी पे हो, कोई तीसरा बीच में आ रहा हो, ठीक है। तो हमें बारीक नज़र बना के रखनी पड़ेगी वॉर की जो भी स्थिति है उसके ऊपर। दूसरा क्या करना पड़ेगा, एन ईयर ऑन व्हाट पार्टनर्स ऑन बोथ साइड प्लान नेक्स्ट, और इस बात के ऊपर बारीक नज़र बनानी पड़ेगी, यानी कि कान गड़ा के रखने पड़ेंगे कि दोनों पक्षों के जो पार्टनर्स यानी कि सहयोगी देश हैं उनका अगला कदम क्या होने वाला है, ठीक है। इसके ऊपर पूरे कान गड़ा के बैठना पड़ेगा। एंड the ability to keep its mind open on where India's responsibilities as a global democracy and a truly non-aligned power lie, और इस बात के ऊपर भी अपना दिमाग एकदम खुला रखना पड़ेगा, मतलब किसी भी तरह का प्रेशर नहीं आने देना है, एकदम ओपन विचारों से ये सोचना है कि हमारी हिंदुस्तान की जिम्मेदारी क्या है जब हम एक ग्लोबल डेमोक्रेसी के रूप में और एक नॉन अलाइंड यानी कि किसी का भी सहयोग नहीं देने वाली एक पावर के रूप में सामने आ चुके हैं। तो ठीक है, यानी कि अभी तक हमने साथ नहीं दिया किसी का भी, तो हमारी पावर देखो कितनी है कि सब देश हमारे को अपनी तरफ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल रीजंस बिहाइंड मेकिंग इंडियाज रोल इन यूक्रेन वॉर मोर रेलेवेंट देन अदर कंट्रीज। क्या रीजंस हैं? सबसे पहला तो कि हमने यूएन में अभी तक वोट नहीं करा है, ठीक है, बचा है खुद को वोट करने से, किसके, रशिया के अगेंस्ट में कोई भी क्रिटिकल रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। दूसरा, रशिया जो है वो इंडिया को डिस्काउंटेड प्राइस पे क्रूड ऑयल दे रहा है, ठीक है, जो अगर हमने ज़्यादा मात्रा में खरीद लिया तो बैक फिलिंग होगी। बैक फिलिंग क्या होगी? जो भी वो उसको इकोनॉमी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो सेंध लगा रहे हैं वहाँ पे हम फिर से जाके नया बजरा ईंट वगैरह भर दे रहे और मरम्मत कर दे रहे, तो उस चीज़ को रोकना वो हम कर रहे हैं, इसलिए इंडिया इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि हमारे पास एक रूपी रूबल मैकेनिज्म है, पेमेंट मैकेनिज्म है जो इस चीज़ को कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। एब्सटेंशन इन यूएन टू वोट ऑन क्रिटिकल रेजोल्यूशन, सही है ये कि हम अभी तक बचे हुए हैं कोई भी क्रिटिकल रेजोल्यूशन देने से यूएन में, ठीक है। इंडिया इज हैविंग अ क्लोज कनेक्शन विद द वेस्टर्न कंट्रीज, बोल रहे इंडिया का वेस्ट के साथ में, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में बड़ा क्लोज कनेक्शन है। तो क्लोज कनेक्शन है तो उससे क्या हो गया कि सारी कंट्रीज हमें पाना चाहती हैं, वो तो इस वॉर में उसका तो कोई रोल नहीं है ना। और दूसरी बात है, कोई देश किसी से कितना भी क्लोज हो, सब पहले अपना बेनिफिट देखते हैं। रशिया ऑफरिंग क्रूड ऑयल टू इंडिया एट डिस्काउंट, क्योंकि रशिया हिंदुस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है, सही है ये भी, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म, क्योंकि इंडिया और रशिया के बीच में एक रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म है जो कि उनकी इकोनॉमी की सेंध को लगने नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये भी सही है। इन तीन कारणों की वजह से, यही तीन उन्होंने डिस्कस करे थे कि हमें ये तीन मुद्दे हैं आपसे डिस्कस करने वाले, और यही तीन वो कारण हैं जिनकी वजह से इंडिया की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो 1, 3 and 4, तो 1, 2, 4, 2, 4, 1, 3, 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। What steps India are taking to spare itself from CAATSA sanction to purchase Russia S-400 system? बोल रहे कौन से स्टेप इंडिया ने लिए ताकि वो खुद को CAATSA सैंक्शन से निकाल सके, बचा सके, ठीक है, ताकि रशिया से हम S-400 सिस्टम खरीद सकें। तो क्या है वो कि हम एक मीटिंग करने वाले हैं, किन के साथ में करने वाले मीटिंग? यूएस के साथ में 2-on-2 मीटिंग होगी, और जिसमें हम इसके वेवर की मांग करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है बाय शिफ्टिंग इट्स पोजीशन फ्रॉम न्यूट्रल टू एन अलाइंड पोजीशन, बोल रहे हैं कि हम अभी जो हम न्यूट्रल पक्ष में चल रहे हैं उससे हम किसी एक पक्ष का अगर साथ दे दे तो हमारे से सैंक्शन हट सकता है। अब देखो ध्यान से देखना, हमने CAATSA सैंक्शन हटवाना है यूएसए से, ठीक है, और चीज़ लेनी है हमने रशिया से। अगर हमने एक पक्ष का साथ दे दिया, अगर हम यूक्रेन का साथ देते हैं, रशिया हमें S-400 सिस्टम देगा ही नहीं, ठीक है, वो मना कर देगा। अगर हम रशिया का साथ देते हैं तो CAATSA सिस्टम हमारे ऊपर से हटेगा ही नहीं। अब आप सोचो कितनी डिप्लोमेसी खेलनी पड़ेगी यहाँ पे कि हमें जिस देश से
चीज़ खरीदनी है, उससे खरीदने के लिए हमें उसके जो एंटी देश है उससे सैंक्शन हटवाना है, ठीक है। तो किसी का पक्ष लेके तो ये पॉसिबल नहीं है। बाय कंडेमनिंग रशियाज इन्वेशन इन G20 समिट लेटर दिस ईयर, बोल रहे हैं जब हम रशिया ने जो इन्वेजन किया यूक्रेन का, उसका अगर हम विरोध करें, उसकी अगर हम निंदा करें G20 समिट में, तो ये भी तो पक्ष लेने वाली बात हो जाएगी। तो रशिया हमें S-400 सिस्टम देगा ही नहीं, तो ये भी गलत है आंसर। बाय एक्सेप्टिंग द प्री कंडीशन ऑफ US बिफोर इंडिया, बोल रहे हैं जो US ने इंडिया के सामने अपनी कंडीशन रखी है उसको मान लेना, वो भी तो रशिया देगा ही नहीं हमें चीज़, ठीक है। बाय डिस्कसिंग दिस मैटर इन 2+2 मीटिंग विद वॉशिंगटन एंड आस्क टू अलाउ वेवर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। According to the passage, what action is possible to be taken against Russia by the West to inhibit Russia's continuous aggression on Ukraine? बोल रहे जो रशिया की जो बढ़त है यूक्रेन के ऊपर, जो उनका एग्रेसिव वॉर है, यूक्रेन के ऊपर, उसको कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या तरीके हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं अपना रही हैं, क्या है। अब वो क्या करने वाले हैं, वो इकोनॉमिक सैंक्शंस टाइट करने वाले हैं, है ना, क्योंकि अभी तक के सैंक्शन से तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बायलैटरल नेगोशिएशंस, द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसके तो हक में ही नहीं है कोई भी। टाइटन इकोनॉमिक सैंक्शंस टाइट करना सही है। इम्पोजिंग काटसा सैंक्शन ऑन इंडिया, अब इंडिया के ऊपर काटसा सैंक्शन डालने से रशिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। रशिया कौन सा हो रहा है, नहीं नहीं मेरे भाई के ऊपर मत ये लगाओ, मैं हट जाता हूँ पीछे, ऐसा तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये भी गलत है। कट ऑफ इट्स एनर्जी सप्लाई विद रशिया इन फुल, बोल रहे हैं किसी भी तरीके की एनर्जी सप्लाई रशिया को नहीं करनी है, तो फुल तरीके से उससे कट ऑफ कर लेना है तब। तो बोल ये हो सकता है, बट इस पैसेज में ये चीज़ डिस्कस नहीं करिए, तो ऑप्शन बी, टाइटनिंग इकोनॉमिक सैंक्शन। From what it can be inferred that the West follows the double standard policy in the Ukraine war, बोल रहे कौन सी बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वेस्ट जो है डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी ले रहा है यूक्रेन में। हमने पढ़ा था कि इंडिया को बोला जा रहा है कि आप भाई तेल मत खरीदो उनसे, आप बढ़ाना मत और तेल मत लेना ज़्यादा रशिया से, लेकिन यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो अभी तक खुद उनसे तेल ले रही है रशिया से, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया। आप हमें तो बोल रहे हो भाई बंद करने के लिए, पहले खुद तो करो, ठीक है। By blaming Russian army for violating human rights and on the other hand refusing to conduct independent inquiry on the allegation, बोल रहे रशियन आर्मी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ब्लेम तो लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए राजी, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए राजी नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाता, ये तो उनका अपने बचने का तरीका दिखा रहा है कि हमने अभी तक इसके ऊपर बात हुई नहीं हुई, हमें पता नहीं, पैसेज में ऐसा कुछ बोला नहीं, ठीक है। ये बोला गया कि इंडिया ने इसके सलाह दी है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। बाय रिक्वेस्टिंग इंडिया नॉट टू एक्सेलरेट इट्स परचेज ऑफ रशिया ऑयल व्हाइल ऑन द अदर हैंड यूरोपियन कंट्रीज स्टिल नॉट कर्टेल इट्स ऑयल इनटेक फ्रॉम रशिया, ठीक है। ये सही है कि हमें तो बोल रहे हैं आप कम कर दो तेल लेना, लेकिन खुद तो बंद नहीं कर रहे, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आज के सेशन में इतना ही। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हैं तो ऑलरेडी 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हमारे साथ टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं। आप भी उन्हीं सब्सक्राइबर्स का, अपने टीममेट्स का, को बेंचर्स का एक पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स जो है आपके किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके ऊपर भी नज़र बना के रखनी चाहिए, ठीक है। एंड इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है, ओके। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। थैंक यू।